नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहित्य सुधा में। दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी विषय से UGC नेट JRF की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम यूनिट 7 को पढ़ रहे हैं। यूनिट 8, 9 और 10 हम पूरी कर चुके हैं। यदि आप भी यूनिट 8, 9 और 10 को पढ़ना चाहते हैं तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप भी उन्हें देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं यूनिट 7 की। यूनिट 7 कहानियों की यूनिट है, जिसमें 21 कहानियों को शामिल किया गया है, जिसमें से 15 कहानियों को हम पढ़ चुके हैं और आज हम इसी श्रृंखला में 16वीं कहानी, जिसका शीर्षक है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम को पढ़ेंगे। इस कहानी के लेखक श्री फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम श्री फणीश्वर नाथ रेणु जी के विषय में तथा उनकी रचनाओं के विषय में जानेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी है। फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म 4 मार्च सन 1921 को बिहार के अररिया जिले में फारबिसगंज के पास औराही हिंगना गांव में हुआ था। इन्होंने सन 1942 के स्वतंत्रता संग्राम तथा नेपाल राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लिया था। उस समय यह पूर्णिया जिले में पड़ता था। उनकी शिक्षा नेपाल में हुई थी। उन्होंने ही आंचलिक कथा की नींव रखी थी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे उनके परम मित्र थे। उनकी रचनाओं में कटिहार के रेलवे स्टेशन का भी उल्लेख मिलता है। रेणु की पहली कहानी नट बाबा 1936 के साप्ताहिक पत्रिका विश्वामित्र में छपी थी और उनका जो एक प्रसिद्ध उपन्यास है मैला आंचल, उसका प्रकाशन 1954 में हुआ था। इस उपन्यास की भूमिका में रेणु ने अंचल और आंचलिक शब्द का प्रयोग किया था। तभी से आंचलिक को एक कथा प्रकार के रूप में स्वीकार कर उसकी प्रभुत चर्चा हुई। दोस्तों, रेणु जी अधिकतर अपने बिहार के पूर्णिया जिले को अपने उपन्यासों में, अपनी कहानियों में दिखाने का प्रयास करते हैं। इस कहानी में भी इसी जिले को उन्होंने दिखाया है। मैला आंचल उपन्यास में भी बिहार के पूर्णिया जिले की ही कथा है। तो दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखें। अगर रेणु जी के इस चीज़ से प्रश्न आए कि वे कहाँ की चर्चा करते हैं, तो आप बिहार के पूर्णिया जिले को याद रखें। रेणु जी की मृत्यु 11 अप्रैल सन 1977 को हुई थी। अब बात करते हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी की कृतियों की। उपन्यासों को पहले देखेंगे। मैला आंचल सन 1954 में जब हम उपन्यास पढ़ेंगे तो इस उपन्यास को भी हम पढ़ेंगे। परती परिकथा 1957 में। जुलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे और पलटू बाबू रोड, ये भी इन्हीं के उपन्यास हैं। कथा संग्रह जो इन्होंने लिखे वे हैं एक आदिम रात्रि की महक, ये सन 1967 में। ठुमरी, ये सन 1959 में। अग्निखोर, ये 1970 में। और अच्छे आदमी, ये भी इनका कथा संग्रह है। रिपोतराज जो इन्होंने लिखे हैं वे हैं ऋण जल धन जल 1975 में। नेपाली क्रांति कथा, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्वे, ये इनके कुछ रिपोतराज हैं। इनकी जो प्रसिद्ध कहानियां हैं वे हैं मारे गए गुलफाम या तीसरी कसम, जो आज की हमारी कहानी है। ये दो नामों से हम इस कहानी को जानते हैं। इसके बाद इनकी दूसरी प्रसिद्ध कहानी है एक आदिम रात्रि की महक, लाल पान की बेगम, पंचलाइट, तबे एकला चलो रे,
ठेस संबदिया, ये भी इनकी कुछ प्रसिद्ध कहानियाँ हैं, जिसमें लाल पान की बेगम को भी हम पढ़ेंगे। बात करें हमारे आज के विषय की, तो तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। दोस्तों, ये दोनों नाम इसी कहानी के हैं। कहानी का प्रकाशन सन 1956 में हुआ था। यह कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। ये बात याद करने जैसी है कि यह कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। इस कहानी के 10 साल बाद सन 1966 में तीसरी कसम फिल्म रिलीज़ हुई। इस फिल्म के संवाद लेखक का काम रेणु जी ने ही किया था। इसके डायरेक्टर बासु भट्टाचार्य और निर्माता शैलेंद्र थे। इसके प्रमुख रोल में राज कपूर और वहीदा रहमान थे। इस फिल्म को सन 1967 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। बात करते हैं कहानी की मुख्य बातों की। इस कहानी में जो कहानी का मुख्य पात्र है हीरामन, वह 3 कस्में खाता है, इसीलिए इस कहानी को तीसरी कसम नाम दिया गया है। पहला, वह गाड़ी पर तस्करी का माल कभी नहीं लादेगा, ये उसकी पहली कसम थी। दूसरा, बांस की लदनी नहीं करेगा, यानी अपनी गाड़ी पर बांस नहीं लादेगा, ये उसकी दूसरी कसम थी। तीसरी कसम वह यह खाता है कि किसी नौटंकी की नर्तकी को गाड़ी में कभी भी नहीं बैठाएगा। इस कहानी में हीरामन ये 3 कस्में खाता है। कहानी के पात्र जो हैं उनको देख लेते हैं। हीरामन, जो कि कहानी का नायक है। हीराबाई, ये कहानी की नायिका है। जो नौटंकी वाली थी वह हीराबाई थी। अन्य पात्र जो हैं वे हैं पलटन दास, लाल मोहर, धुन्नी राम और मुनीम। ये कहानी के अन्य पात्र हैं। अब हम कहानी की कथा वस्तु को देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को मैंने थोड़ा अलग ढंग से बनाया है। मैं आपको पहले कथा वस्तु बताऊंगी, फिर पात्र, चरित्र चित्रण, देश काल तथा वातावरण, भाषा शैली आदि सभी कुछ मैं इस कहानी के विषय में आपको अलग अलग बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट कहानी है, इसीलिए कोई भी चीज़ इस कहानी की आपसे छूटनी नहीं चाहिए। दोस्तों, कहानी के कथानक को शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखें, लाइक और शेयर भी कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कहानी की कथा वस्तु को देख लेते हैं। तीसरी कसम कहानी में प्रेम की एक गहरी पीड़ा है और सामाजिक परिवेश भी बड़ी जीवंतता और सघनता से उसके इर्द गिर्द बुना हुआ है। इस कहानी का प्रमुख पात्र अथवा नायक हीरामन बैलगाड़ी चलाने वाला भोला भाला एक बिहारी युवक है। पहले वह नेपाल से तस्करी का सामान ढोकर भारत में लाता था। एक बार एक सेठ के कपड़े की गांठें पकड़ी गईं, तो उसने रात के अंधेरे में अपने बैलों के साथ भागकर वहाँ से जान बचाई। तब उसने पहली कसम खाई थी कि वह कभी भी तस्करी का माल अपनी बैलगाड़ी में नहीं ढोएगा। नेपाल के रास्ते से जब वह तस्करी का सामान ला रहा था तो एक बार वह पकड़ा गया। तब उसने अपनी पहली कसम खाई कि वह आज के बाद कभी भी तस्करी का माल नहीं ढोएगा। इसके बाद हीरामन जानवरों की ढुलाई करने लगा। वह बांस भी ढोता था, जिसमें उसे बड़ी परेशानी होती थी। एक दिन वह अपनी गाड़ी में बांस लादकर ले जा रहा था। बांसों का कुछ हिस्सा आगे की ओर निकला हुआ था। हीरामन की बैलगाड़ी एक बगधी से टकरा गई। बगधी की छतरी टूट जाने पर बगधी हाँकने वाले ने हीरामन को कोड़े से
मारा। उस समय हीरामन ने दूसरी कसम खाई कि वह कभी भी अपनी गाड़ी में बांस नहीं ढोएगा। ये हीरामन ने दूसरी कसम खाई थी। इसके बाद की घटना है कि फारबिसगंज की नौटंकी में नाचने वाली हीराबाई उसकी गाड़ी में सवार हुई और एक अपरिचित संबंध इसके साथ जुड़ गया। तब उसने तीसरी कसम खाई कि भाड़ा चाहे जितना भी मिले, ऐसी लदनी फिर नहीं ला दूंगा। यह कहानी गाड़ीवान हीरामन और नर्तकी हीराबाई के सरल, स्निग्ध और सहज संबंधों की है। फारबिसगंज में मेला लगता है और हीरामन कई बार फारबिसगंज आया है, परंतु हीराबाई के कारण राह चलते हुए हीरामन ने किसी दूसरे गाड़ीवान को गलत बता दिया कि वह छत्तापुर पचीरा जा रहा है और दूसरी बार दूसरे गाड़ीवानों से कह दिया कि वह कुड़मा गांव जा रहा है। हीराबाई हैरान होकर कह उठी कि छत्तापुर पचीरा कहाँ है, जिस पर हंसते हंसते हीरामन के पेट में बल पड़ गए। हीरामन के तिंगाछिया के पास पहुंचने पर पर्दे वाली गाड़ी को देखकर बच्चे तालियां बजाकर गा उठे, लाली लाली डोलियों में लाली रे दुल्हनिया। हीरामन भी स्वप्नों में दुल्हन को लेकर लौटा है कई बार, और इस बार तिगछिया गांव की ही नहीं, किसी दूसरे गांव की स्मृति भी उसकी नस नस में समा रही है। कजरी नदी के साथ साथ उसकी सड़क जा रही है और परमान नदी का तो महुआ घटियारिन की लोक कथा के संबंध ही है। हीरामन हीराबाई को कथा सुनने की रुचि को पूरा करने के लिए हीरामन को लीक छोड़कर ननकपुर के रास्ते जाना पड़ता है। वह थोड़ा रास्ता बदल लेता है और ननकपुर के रास्ते हीराबाई को लेकर जाता है। कहानी के अंत में हीराबाई जब हीरामन से विदा लेती है, तब हीरामन को बहुत दुख होता है, क्योंकि वह उससे अत्यधिक प्रेम करने लगता है। श्री फणीश्वरनाथ रेणु ने तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी का गठन सुव्यवस्थित रूप से किया है, जिससे कहानी सशक्त, सुग्राह्य, प्रभावशाली और रोचक बन गई है। लेखक ने कहानी में ऐसे विषय का चयन किया है जो सहज ही पाठक को बांधने में समर्थ है। ये थी कहानी यानी कथानक। इसमें 3 कस्मों के बारे में मैंने आपको बताया कि हीरामन ने कौन कौन सी कसम खाई थी। अब बात करते हैं पात्र और चरित्र चित्रण की, कि इसमें कौन कौन से पात्र हैं। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी में हीरामन और हीराबाई ही प्रमुख पात्र हैं। इसके अतिरिक्त धुन्नीराम, पलटदास, लाल मोहर गाड़ीवान हैं। हीरामन की भाभी और भाई का भी चरित्र चित्रण इस कहानी में किया गया है। हीरामन एक गाड़ीवान है। वह पूर्णिया जिले का रहने वाला 40 साल का हट्टा कट्टा काला कलूटा देहाती नौजवान अपनी गाड़ी और अपने बैलों की सिवाय दुनिया में किसी बात पर विशेष ध्यान नहीं देता है। हीरामन भाई से बढ़कर भाभी की इज्जत करता है और अपनी भाभी से वह डरता भी है। हीरामन की भी शादी हुई थी। बचपन में ही गोने से पहले उसकी दुल्हन मर गई थी। हीरामन को अपनी गाड़ीवानी से बहुत लगाव है। चाहे सब कुछ छूट जाए, लेकिन वह गाड़ीवानी नहीं छोड़ सकता। उसे इस बार विचित्र अनुभव हुआ। 2 बार पहले वह चोरी का माल और बांसों की लदनी लादकर जो प्राण उसके फंसे थे, सो वह बाल बाल बचा। अब टप्पर में लाद रहा है वह हीराबाई को, और पर्दा डालने पर भी उसे पीठ में गुदगुदी सी लगती है। वह आश्चर्यचकित है कि यह औरत फूल सी महक रही है। उसकी गंवई बातों, गांव गीत, लोक कथाओं में इतनी रुचि ले रही है और
स्वयं उसे मीता, भैयन और गुरुजी कहती है। इसमें हीरामन को मीता, भैयन और गुरुजी के नाम से पुकार रही है। इतनी सुंदर स्त्री कोई डाकिन पिशाचनी तो नहीं हो सकती, परंतु हीरामन का कलेजा धड़कता है, क्योंकि जब वह उसे देख लेता है कि वह तो अति सुंदर युवा स्त्री है, तो हीरामन मन ही मन उससे प्रेम करने लगता है। हीरामन का एक तरफा प्रेम कहानी को बांधे रखता है। ये है कहानी के पात्रों का चरित्र चित्रण। अब बात करते हैं कहानी में संवादों की, कि किस तरह के संवाद कहानी के अंतर्गत आए हैं। श्री फणीश्वर नाथ रेणु बहुत चर्चित और सुप्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार और कथाकार हैं। इसीलिए यह स्वाभाविक हो जाता है कि उनकी कहानियों में अंचल विशेष की भाषा का प्रयोग संवादों के अंतर्गत किया जाए। दोस्तों, अंचल शब्द से यहाँ तात्पर्य है किसी भी गांव, किसी भी ज़िले का एक बहुत ही छोटा सा गांव, एक कोना, जहाँ गांव से भी छोटी एक जगह जिसको हम अंचल कह सकते हैं, जहाँ किसी विशेष जाति के लोग रहते हों, जिससे उस ग्राम अंचल में रहने वाले लोगों के जीवन को सरलता से समझा जा सके। इस संदर्भ में तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी से निम्नलिखित उदाहरण दृष्टव्य हैं। इसके थोड़े से संवाद देख लेते हैं हम। भैया तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम है हीरामन। अब तो मीता कहूँगी। भैया नहीं, मेरा नाम भी हीरा ही है। इसमें हीराबाई ने एक नाम होने के कारण हीरामन को क्या कहा? मीता कहा। दोस्तों, इसी तरह के प्रश्न नेट में पूछ लिए जाते हैं और हम लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इस मर्द और औरत के नाम में तो फ़र्क होता है। हाँ जी, मेरा नाम भी हीराबाई है। ये हीराबाई हीरामन से कहती है। इस तरह के डायलॉग्स इसके अंतर्गत आए हैं। अब बात करें देश काल और वातावरण की, कि इस जो कहानी में कहाँ के देश काल और वातावरण का चित्रांकन किया गया है। श्री फणीश्वर नाथ रेणु ने इस कहानी में बिहार में ग्राम अंचल के वातावरण का अत्यंत सूक्ष्मता से चित्रण किया है। रेणु जी ने फारबिसगंज, चंपानगर तथा खरेहिया ग्राम अंचलों का चित्रण इस कहानी में किया है। ग्राम अंचल में रहने वाले लोगों का जीवन कैसा होता है। गाँव में नौटंकी का मेला लगने पर लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है। वहाँ के वातावरण में भी एक विचित्र सा परिवर्तन आ जाता है। जहाँ नौटंकी का आयोजन होता है, उसके आसपास लोगों की चहल पहल बढ़ जाती है। वहाँ के लोग नौटंकी में नृत्य करने वाली बाई के विषय में अनेक प्रकार की ऊल जलूल बातें करने लगते हैं। तीसरी कसम कहानी देशकाल व वातावरण की दृष्टि से विशिष्ट कहानी है। इसमें सामाजिक परिवेश के बीच प्रेम की संवेदना निर्मित की गई है। ये इस कहानी का देशकाल और वातावरण था। दोस्तों, हम बात करते हैं कहानी की भाषा शैली की। इस कहानी विधा के क्षेत्र में फणीश्वर नाथ रेणु जी एक महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय कथाकार इसीलिए माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने परंपरागत रूढ़ भाषा में अपनी कहानियों की रचना ना करके अंचल विशेष में प्रयुक्त होने वाली भाषा का ही प्रयोग किया है। यानी कि ये कहानी जैसे बिहार के पूर्णिया ज़िले की है, तो उन्होंने वहीं की भाषा का प्रयोग इस कहानी के अंतर्गत किया है। यही कारण है कि इनकी कहानियों की भाषा जनजीवन को तो सूक्ष्मता से रूपायित करती ही है, इसके अतिरिक्त उनकी भाषा यथार्थ के धरातल पर भी अवस्थित है। यही गुण उनकी तीसरी कसम या मारे गए गुलफाम कहानी में भी परिलक्षित
होता है। उनकी आंचलिक भाषा सहज और स्वाभाविक होने के साथ साथ प्रभावशाली, सशक्त और सार्थक भी है। यानी इस कहानी के अंतर्गत उन्होंने अंचल विशेष की ही भाषा का प्रयोग किया है। अब बात करते हैं इस कहानी के नामकरण एवं उद्देश्य की, कि उन्होंने इस कहानी का नाम तीसरी कसम या मारे गए गुलफाम क्यों रखा। श्री फणीश्वर नाथ रेणु ने तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी का नामकरण उसके कथानक के आधार पर किया है। कहानी का नायक हीरामन एक भावुक और संवेदनशील व्यक्ति है। उसे ये ज्ञात भी नहीं होता कि किन क्षणों में वह हीराबाई के प्रति इतना अधिक अनुरक्त हो गया था। इस कहानी के अंत में जब हीराबाई उससे विदा लेती है तब उसके लिए दुख सहन करना कठिन हो जाता है। इसीलिए वह तीसरी कसम इस बात की लेता है कि वह अपनी गाड़ी में किसी नौटंकी वाली को नहीं बैठाएगा। वस्तुतः कहानीकार ने प्रणय की अत्यंत सूक्ष्म भावनाओं की आलोच्य कहानी में अभिव्यक्ति करने का प्रयास किया है, जिसमें वे पूर्ण रूप से सफल रहे हैं। दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक, फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी तीसरी कसम। आपको कहानी समझ में आ गई होगी। पूरी कहानी मैं नहीं ला पाई क्योंकि बहुत लंबी कहानी है, वीडियो 1 घंटे से भी ज़्यादा की हो जाती, इसीलिए मैं आपको, लेकिन अगर आप इस वीडियो को ढंग से सुनते हैं, थोड़ी चीज़ें नोट कर लेंगे, तो आपको पूरी कहानी सुनने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसमें सभी चीज़ें एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे फणीश्वर नाथ जी की अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।